रयत शिक्षण संस्था के श्री छत्रपति शाहू हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज बारामती में मैं प्राध्यापक शिंदे एएस आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 11वीं विषय हिंदी योग भारती का हमने आठवां पाठ जिसका नाम है तत्सत और लेखक है जैनेन्द्र कुमार, इनके पाठ को हमने शुरू किया है। अब तक हमने 2 भाग देखे हैं। आज हम इस पाठ का तीसरा और अंतिम भाग देखेंगे। तो सबसे पहले प्रस्तुत पाठ में लेखक जैनेन्द्र कुमार जी ने एक प्रतीकात्मक कहानी लिखी है और इस कहानी के द्वारा वे कह रहे हैं कि प्रकृति द्वारा निर्मित पेड़ पौधे जीव जंतु नदी नाले मनुष्य सभी अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। सभी का एक अस्तित्व है, इस सृष्टि के लिए आवश्यक है, परंतु इसके मूल में वही सर्वशक्तिमान है जो संसार का संचालक है और यही चिरंतन सत्य है। यह कहानी हमें बताती है कि इस कहानी में लेखक ने बताया है कि एक दिन 2 शिकारी किसी जंगल में शिकार की खोज के हेतु वे जंगल में पहुंचते हैं। घना जंगल है और वे विश्राम करने हेतु एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जंगल की भयानकता के विषय में वे एक दूसरे में बातें करते रहते हैं। वन के सभी वृक्ष जीव जंतुओं के लिए वन एक नवीन वस्तु है। ये वन एक बारे में आपस में चर्चा करते हैं। वे सभी स्वयं को खंड खंड में पहचानते हैं, जैसे बड़दादा, बांस, शीशम, सांप, सिंह, घास आदि। इन सबके स्वतंत्र अस्तित्व से वे परिचित है, परंतु वन शब्द या उसके अस्तित्व से वे सर्वथा अपरिचित है और इसी वजह से इनके मन में वन नामक वस्तु के बारे में, उसके पहचान के बारे में यहाँ पर उनके मन में एक आश्चर्य है और वह आश्चर्य या उसके पीछे जो राज है वह ढूंढने के लिए यह यहाँ पर सभी मौजूद है। हमने अब तक देखा है पेज नंबर 42 तक। आगे हम देखेंगे तो देखिए पेज नंबर 42। बड़दादा ने कहा, हम कोई उसके संबंध में कुछ नहीं जानते। तुमने जानने की आशा रखते हो। जहाँ जरा छिद्र हो वहाँ तुम्हारा प्रवेश है। टेढ़ा मेढ़ापन तुमसे बाहर नहीं, इसे तुमसे पूछा है। सांप ने कहा, मैं धरती के सारे गर्त जानता हूँ, वहाँ की ज्ञान की खान है। तुमको अब क्या बताऊँ, तुम नहीं समझोगे। तुम्हारा वन लेकिन कोई गहराई की सच्चाई नहीं जान पड़ती। वह कोई बनावटी सतह की चीज़ है। मेरा वैसी ऊपरी और उतली बातों से वास्ता नहीं रहता। इस परिच्छेद में लेखक जैनेन्द्र जी कुमार कहते हैं कि जो बड़दादा है, बड़ का पेड़, साहब को यहाँ पर रोक कर पूछ रहा है कि तुमने वन नामक किसी वस्तु का वास देखा है? क्योंकि तुम धरती के नीचे, पाताल के नीचे तुम छिद्र में जाकर छिप जाते हो। तुम यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ापन तुमसे बाहर नहीं निकलता और इसी वजह से मैं तुमसे यह पूछ रहा हूँ। बड़दादा ने कहना चाहा कि तो वन सांप ने कहा वह फर्जी है। यह कहकर वह आगे बढ़ गए।
बड़दादा ने कहा कि वन नामक एक वस्तु है और उसके बारे में हम यहाँ पर आपस में बातचीत कर रहे हैं कि वन आखिर क्या है। इस पर साफ कहता है कि वह फर्जी है। फर्जी इसका मतलब है फर्जी, इस शब्द का अर्थ है बनावटी। तो ये जो वन नामक जो कोई चीज़ है या वस्तु है वो बनावटी है, यह कहकर वह आगे बढ़ गया। मतलब यह है कि जीव जंतु और पेड़ पौधे आपस में मिले और पूछताछ करने लगे कि वन को कौन जानता है, वह कहाँ है, क्या है। उनमें सबको ही अपना अपना ज्ञान था, अज्ञानी कोई नहीं था, पर वन का जानकार कोई नहीं था। ऐसी चर्चा हुई कि विद्याओं पर विद्याएं उसमें से प्रस्तुत हो गई। अंत में तय पाया कि 2 टांगों वालों आदमी ईमानदार जीव नहीं है। उसने तभी वन की बात बनाकर कह दी है, वह बन गया है, सच में वह नहीं है। अब ये जो जीव जंतु है, वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं, ये आपस में जो बड़ दादा यानी बड़ के पेड़ के नीचे जो 2 आदमी आए थे, उन्होंने जो बातें कही थी कि वन नामक कोई चीज़ है या वस्तु है, तो इन पेड़ पौधों के द्वारा या उनके मतानुसार यहाँ पर जो भी चर्चा हुई है वे इस नतीजे पे आकर पहुँच गए हैं कि उन्होंने जो भी बात कही है वह यहाँ पर सारासार झूठ है। वह आदमी जो है ईमानदार जीव नहीं है। सच में वह जो है वन नामक जो भी चीज़ है वह अस्तित्व उसका नहीं है, यानी सच में वह नहीं है। उस निश्चय के समय बड़दादा ने कहा, भाइयों उन आदमियों को फिर आने दो। इस बार साफ साफ उनसे पूछना कि बताइए वन क्या है, बताइए तो बताइए, नहीं तो खामखाओ झूठ बोलना छोड़ दे। लेकिन उनसे पूछने से पहले उस वन से दुश्मनी ठानना हमारे लिए ठीक नहीं है। यह भयावना सुनते ही जाने वो और क्या है। अब इस परिच्छेद में लेखक कहते हैं कि बड़दादा का जो पेड़ है, बड़ का पेड़ है, वह सभी पेड़ों को कहता है कि अभी इस बात पर वन नामक जो चीज़ पर हम बहस कर रहे हैं, यहाँ पर चर्चा विमर्श कर रहे हैं, यह अब ठीक नहीं है। क्योंकि जब 2 आदमी फिर से इस जंगल में आ जाएंगे, वन में आ जाएंगे, तो यहाँ पर वन नामक चीज़ के बारे में हम उन्हें विस्तृत तरीके से यहाँ पर बताएंगे। लेकिन बड़दादा की वहाँ विशेष चली नहीं। जवानों ने कहा कि ये बूढ़े हैं, उनके मन में तो डर बैठा है और जंगल के न होने का फैसला पास हो गया है। अब यहाँ पर जो बड़दादा है उसकी बात का यहाँ पर कोई भी किसी ने भी नहीं माना और जवान जवान जो पेड़ है वे यहाँ पर एक दूसरे को कह रहे हैं कि ये बूढ़े पेड़ है और इनके मन में जंगल न होने का उन्होंने फैसला कर दिया है। एक रोज़ आफत के मारे फिर से वे शिकारी उस जगह आए। उनका आना था कि जंगल जाग उठा। बहुत से जीव जंतु, झाड़ी, पेड़ तरह तरह की बोली बोलकर अपना विरोध दर्शाने लगे। आदमी बेचारों को अपनी जान का संकट मालूम होने लगा। उन्होंने अपनी अपनी बंदूकें संभाली। एक दिन क्या हुआ कि वही 2 शिकारी फिर से उस जंगल में आ गए हैं और इससे सभी वहाँ के जंगल में से सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, वृक्ष, सांप सभी यहाँ पर जागरूक हो गए हैं और एक दूसरे को यहाँ पर
उन दो आदमियों का विरोध करते हुए नजर आते दिखाई देते हैं। अब ये जो आदमी है, बेचारों को अपने ऊपर एक संकट आया हुआ मालूम होता है और इसी वजह से वे बंदूकें ताने रहते हैं। परदादा ने बीच में पढ़कर कहा, अरे तुम लोग अधीर क्यों होते हो? इन आदमियों के खत्म हो जाने से हमारा तुम्हारा फैसला निर्भय नहीं कहलाएगा। जरा तो ठहरो, गुस्से से कहीं ज्ञान हासिल होता है, मैं खुद निपटारा किए देता हूँ। यह कहकर बड़दादा आदमियों को मुखातिब करके बोले, भाई आदमियों, तुम भी इन पोली चीज़ों का मुंह नीचा करके रखो जिनमें तुम आग भर कर लाते हो। डरो मत। अब यह बताओ कि वह वन क्या है जिसकी तुम बात किया करते हो? बताओ वह कहाँ है? अब बड़दादा जो है आदमियों का रुख देख कर यहाँ पर बीच में वह यहाँ पर क्या करता है, टपक पड़ता है और इन सभी पेड़ पौधों का जो भ्रम हुआ है उस भ्रम को दूर करने का यहाँ पर प्रयास करता है। वो यहाँ पर कहता है कि गुस्से से कोई भी ज्ञान हासिल नहीं होता। इसी वजह से हम जो है यहाँ पर शांति से यहाँ पर इन आदमियों से हमारी जो बात है वह कहेंगे और इसी वजह से इससे सिद्ध हो जाएगा कि वन नामक जो है क्या है वह हमें समझ में आ जाएगा। और इसी वजह से वह कहता है कि हे भाइयों आदमियों, तुम भी इन पोली चीज़ों का मुंह नीचा करके रखो जिनमें तुम आग भर कर लाते हो। अब वो कहता है कि तुमने जो यहाँ पर बंदूकें लाई है जिसमें आग भर कर तुम लाते हो वह यहाँ पर नीचे रख दो, क्योंकि शांति के साथ यहाँ पर बातचीत रहेगी और बातचीत से यहाँ पर जो भी फैसला है वो यहाँ पर निकल सकता है। आदमियों ने अभय पाकर अपनी बंदूकें नीचे कर ली और कहा, यह वन ही है तो जहाँ हम सब है। और वो कहने लगे हैं कि अपने अपनी बंदूकें दो आदमियों ने नीचे रखकर वे कह रहे कि यह वन ही है जहाँ पर हम सब यहाँ पर विद्यमान है या स्थापित है। उनका इतना कहना था कि ची 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 की सवाल पर सवाल होने लगे। वन यहाँ कहा कि कहीं नहीं, तुम हो, मैं हूँ, वह है। वन फिर हो कहा सकता है, तुम झूठे हो। यहाँ पर सभी जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, आपस में फिर से उन दो आदमियों के बात पर यहाँ पर वे आपस में फिर विचार विमर्श करने लगे हैं, एक दूसरे को सवाल करने लगे हैं। धोखेबाज, स्वार्थी, खत्म करो इनको। आदमी यह देखकर डर गए, बंदूकें संभालना चाहते थे, लेकिन बड़दादा ने मामला संभाला और पूछा, सुनो आदमियों, तुम झूठे साबित होंगे तभी तुम्हें मारा जाएगा, और अगर झूठे नहीं हो तो बताओ वन कहाँ है। अब यहाँ पर जो सभी जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, वे दो आदमियों को धोखेबाज, दगा देने वाले, स्वार्थी ऐसे कहते हैं और वे एक दूसरे को कह रहे हैं कि ख़त्म करो इनको। आदमी इनका यहाँ पर पेड़ पौधों का यहाँ पर जो रुख है वह देखकर डर गए हैं। वे अपने अपनी फिर से बंदूकें संभालना चाहते थे, लेकिन बड़दादा जो है बीच में पड़कर उसने कहा है कि हे आदमियों, तुम झूठे साबित होंगे। साबित इसका अर्थ है सिद्ध। अगर तुमने झूठ सच नहीं कहा, अगर तुम झूठ नहीं हो तो बताओ वन कहाँ है। अगर तुम झूठ नहीं हो तो
हमें ठीक तरीके से बताओ कि वन कहाँ है। उन दोनों आदमियों में से प्रमुख ने विस्मय से और भय से कहा, हम सब जहाँ है वही तो वन है। फिर से उसमें से एक आदमी ने कहा है कि हम सब जहाँ खड़े हैं वही वन है। बबुल ने अपने कांटे खड़े करके कहा, बको मत, वह सिमर है, वह सीरस है, वह साल है, वह घास है, वह हमारे सिंहराज है, वह पानी है, वह धरती है। तुम जिनकी चाह में हो वह हमारे बड़दादा है। तब तुम्हारा वन कहाँ है? दिखाते क्यों नहीं? तुम हमको धोखा नहीं दे सकते। अब यहाँ पर बबुल का पेड़ बीच में यहाँ पर अपने कांटे खड़ा करके वह यहाँ पर दोनों आदमियों को कह रहे हैं कि बको मत, तुम झूठ मत बोलो, क्योंकि यहाँ पर सेमर का पेड़ है, सीरस का पेड़ है, साल का पेड़ है, घास का पेड़, घास है, जीव जंतु है, सिंहराज है, सांप है, पानी है, धरती है, सभी यहाँ पर है। और तुम जिसके नीचे यहाँ पर जिसकी छाया में बैठे हो वह बड़ का पेड़ है। तो यहाँ पर बताओ कि वन कहाँ है? तुम हमें धोखा नहीं दे सकते। प्रमुख पुरुष ने कहा, यह सब कुछ ही वन है। इस पर गुस्से में भरे हुए कई जानवरों ने कहा, बात से बचो नहीं, ठीक बताओ नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। अब सभी पेड़ पौधे यहाँ पर एक दूसरे यहाँ पर विरोध करने लगे, दो आदमियों का, दो शिकारियों का। तो वे कह रहे कि तुम यहाँ पर ठीक से बताओ कि वन नामक चीज़ क्या है। अब आदमी क्या कहे? परिस्थिति देखकर वे बेचारे जान से निराश होने लगे। अपनी मानवीय बोली अब तक प्राकृतिक बोली में बोल रहे थे। एक ने कहा, यार कहे क्यों नहीं देते कि वन नहीं है? देखते नहीं किन से पाला पड़ा है। दूसरे ने कहा, मुझसे तो कहा नहीं जाएगा। यहाँ पर पाला पड़ना इस शब्द का अर्थ है सामना होना। वह यहाँ पर एक दूसरे को कह रहे कि अब हमारा कुछ खैर नहीं, यानी हमारी कुछ अब यहाँ पर कुशलता नहीं है। तो इनसे बचने के लिए हमें यहाँ पर सच कहने की आवश्यकता है। तो क्या मरोगे? सदा कौन जिया है? इसमें इन भोले प्राणियों को बुलावे में कैसे रखूं? अब दो आदमियों के बीच में यहाँ पर वार्तालाप हो रहा है। एक कह रहा है कि हमें इन पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को सच बताना जरूरी है, और दूसरा कह रहा है कि हम कैसे यहाँ पर सच बताएं? अगर सच नहीं बताओगे तो हम यहाँ पर मारे जाओगे या जाएंगे। तो क्या मरोगे? सदा कौन जीता है? इसमें इन भोले प्राणियों का क्या कसूर है? बुलावा यानी धोखा, इसका क्या मैं इन्हें धोखे में रख सकता हूँ? यह कहकर प्रमुख पुरुष ने सबसे कहा, भाइयों, वन कहीं दूर या बाहर नहीं है, आप लोग सभी वह हो। इस पर फिर गोलियों सी सवालों की बौछार उन पर पड़ने लगी। क्या कहा? मैं वन हूँ। तब बबुल कौन है? अब यहाँ पर उसमें से प्रमुख पुरुष ने कहा है कि भाइयों, आप यहाँ पर इधर उधर देख रहे हो तो कहीं दूर पर नहीं या बाहर नहीं, आप लोग सभी यहाँ पर जो हो वही वन है। इस पर फिर से गालियाँ, गोलियाँ या सवाल यहाँ पर उठने लगे हैं। क्या कहा? मैं वन हूँ। तब बबुल कौन है? झूठ। क्या मैं यह मानूं कि बास नहीं वन हूँ? मेरा रोम रोम कहता है मैं बास हूँ। और घास और शेर और सांप सभी यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं वन हूँ। पेज नंबर 43। इस भांति ऐसा शोर मचा कि उन बेचारे आदमियों की अकल गुम होने को आ गई। बड़दादा ने न हो तो आदमियों का काम वहाँ तमाम था। अब यहाँ पर बीच में बड़दादा अगर नहीं होता तो इन आदमियों की कुछ खैर नहीं होती या कुशलता उनकी नहीं होती। वो अब उस समय आदमी और बड़दादा में कुछ ऐसी धीमी धीमी बातचीत हुई कि वह कोई सुन नहीं सका।
बातचीत के बाद पुरुष उस विशाल बड़ के वृक्ष के ऊपर चढ़ता दिखाई दिया। वह दो नए नए पत्तों की जोड़ी खुले आसमान की तरफ मुस्कुराती हुई देख रही थी। आदमी ने उन दोनों को बड़े प्रेम से पुचकारा। पुचकारते समय ऐसा मालूम हुआ जैसा मंत्र रूप में उन्हें कुछ संदेश भी दिया है। यहाँ पर अब बड़ दादा और दोनों आदमियों के बीच में वार्तालाप हो रहा है धीमी गति से, धीमी आवाज में। और उसमें से एक जो आदमी है वह बड़ के पेड़ पर चढ़कर उनके पत्तों को यहाँ पर मुस्कुराता हुआ यहाँ पर नज़र आता है, या प्रेम से यहाँ पर उस पर से हाथ फेरता हुआ नज़र आता है, और जैसे लगता है कि मानो उसे संदेश दे रहा हो। वन के प्राणी यह सब कुछ स्तब्ध भाव से देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ में न आ रहा था। देखते देखते पत्तों की वह जोड़ी उद्ग्रीव हुई, मानो उनमें चैतन्य भर आया। उन्होंने अपने आसपास और नीचे देखा। जाने उन्हें क्या दिखा कि वे कांपने लगे। उनके तन में लालिमा व्याप्त हो गई। कुछ क्षण बाद मानो वे एक चमक से चमके, जैसे उन्होंने खंड को कुल में देख लिया कि कुल है खंड कहा। अब यहाँ पर उद्ग्रीव इस शब्द का अर्थ है जिसकी गर्दन ऊंची उठी हुई हो, और चैतन्य इस शब्द का अर्थ है सचेत। व्याप्त इसका अर्थ है फैलना। खंड इस शब्द का अर्थ है भाग। अब पेड़ पर चढ़कर यहाँ पर उस पर से मानो देखते देखते पेड़ ने यहाँ पर नीचे देखा है, तो यहाँ पर एक प्रकार से उसे चैतन्य या फैला हुआ खंड दिखाई देता है। और इससे उस जाने उन्हें क्या देखा कि वे कांपने लगे। उनके तन में लालिमा व्याप्त हो गई। कुछ क्षण के बाद वे एक से चमके, जैसे उन्होंने खंड को कुल में देखा है, लेकिन कुल है खंड कहाँ है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर के पेड़ पर चढ़कर उन्होंने यहाँ पर देखा है, सभी और अपनी दृष्टि डालकर देखा है कि देखने के बाद उसे पता चलता है कि यह जो नज़ारा है वो कुल में एक खंड है। खंड इस शब्द का अर्थ है भाग है। वह आदमी अब नीचे उतर आया था और वनचरों के समकक्ष खड़ा था। बड़दादा ऐसे स्थिर शांत थे मानो योगमग्न हो कि सहसा उनकी समाधि टूटी। वे जागे मानो उन्हें अपने चरम शीर्ष से कोई अनुभूति प्राप्त हुई। अब यहाँ पर दो आदमियों में से एक आदमी जो पेड़ पर चढ़ा था, उसने बड़दादा को पत्तों को निहारते हुए उसने यहाँ पर चारों ओर दृष्टि अपनी डालने के लिए कहा था, और फिर गर्दन नीचे करके जमीन की ओर, धरती की ओर यहाँ पर कहीं देखने के लिए कहा था। और इससे मानो वनचर यानी वन में घूमने वाले जो यहाँ पर जीव जंतु है, योगमग्न इसका अर्थ है योग में डूबा हुआ, समकक्ष इसका अर्थ है समान। तो यहाँ पर समाधि से टूटे हुए योगमग्न के समान अब बड़दादा की यहाँ पर स्थिति हो गई है। उस समय सब और सप्रश्न मौन व्याप्त था। उसे भग्न करते हुए बड़दादा ने कहा, वह है कहकर वह चुप हो गए। साथियों ने दादा को संबोधित करते हुए कहा, दादा दादा। दादा ने इतना ही कहा, वह है, कहा है, सब कही है, सब कही है, और हम नहीं, वह है। अब अंत में यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार जी कहते हैं कि बड़दादा को यहाँ पर पता चलता है कि आखिर में वन क्या है, यानी जो खंड है वही एक यहाँ पर विस्तृत तरीके से यहाँ पर क्या है, वन है।
और आखिरकार में वह जानता है कि मनुष्य सभी अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, सभी का अस्तित्व इस सृष्टि के लिए आवश्यक है, परंतु इसके मूल में वही सर्वशक्तिमान है जो संसार का संचालक है और यही चिरंतन सत्य है। अंत में यहाँ पर नजर आता है कि वन शब्द या उसके अस्तित्व से सर्वथा अपरिचित सभी थे। वे वन की खोज करने के काम में जुट जाते हैं। अंत में वे खंड को कुल खंड में या कुल एक समग्र भाग में देखने से वे कामयाब हो जाते हैं और उन्हें मालूम होता है कि वन आखिर क्या है। यहाँ पर यह पाठ खत्म होता है। जैनेन्द्र की कहानियाँ तीसरे भाग से यह प्रस्तुत कहानी लिखी गई है। अब इस पाठ के नीचे जो शब्दार्थ है उसको हम देखते हैं। तत्सत, इस शब्द का अर्थ है वही सत्य है। सेमर, इसका अर्थ है शालमली। सिरस, इसका अर्थ है शीर्ष वृक्ष। वाग्मी, इसका अर्थ है बातुनी या बहुत बोलने वाला। तुमुल, इसका अर्थ है घमासान। मंथर, इसका अर्थ है धीरे धीरे। झक्की, इसका अर्थ है सनकी। कर्त, इसका अर्थ है गड्ढा या खड्ड। उद्ग्रीव, इसका अर्थ है जिसकी गर्दन ऊंची उठी हुई हो। चरम शीर्ष यानी उच्चतम। यहाँ पर यह तत्सत यह पाठ समाप्त होता है। अब अगले लेक्चर में मैं आपको इसके ऊपर के जो स्वाध्याय है यह आपको दे दूंगा। धन्यवाद।